हाय गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल RKP ऑनलाइन क्लासेस। चलिए दोस्तों, हमने भारतीय संविधान की इस अगले पार्ट की वीडियो देखते हैं। और दोस्तों, जो भी इस वीडियो के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर देख लें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम पास किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने पढ़े थे क्या, मौलिक अधिकार अभी कितने, पहले 7 थे लेकिन अब कितने बचे हैं, 6। एक संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है, उसे अब एक कानूनी दर्जा, सिर्फ क्या, उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और कहाँ पे रखा गया, उसे भाग 12 के अनुच्छेद 300A में उसे क्या कर दिया गया, आपको स्थानांतरित कर दिया गया है। तो अब हम लोग मौलिक अधिकार कितने पढ़ेंगे, सिर्फ 6 मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, 6 को बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पहला मौलिक अधिकार क्या आपका, देखिए पहला मौलिक अधिकार आपका है क्या, समता का अधिकार, समता व समानता का अधिकार। याद रखिएगा, समता व समानता का अधिकार कितना अनुच्छेद में है आपका, अनुच्छेद 14 से 18। कभी कभी यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि समता या समानता का अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में है, तो कितने हैं, 14 से 18 के बीच में। फिर देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद कितना क्या आता है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार किस में है, तो ये अनुच्छेद 19 से 22, कितना है ये, 19 से 22 तक है ये अनुच्छेद में। आगे देखते हैं क्या, फिर देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, स्वतंत्रता मिला, फिर क्या होगा, अगर शोषण हो रहा है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये आपका कितना दिया गया, 23 से 24। जो आर्टिकल 23 और 24 है वो क्या है आपका, शोषण के विरुद्ध अधिकार बताता है। फिर आगे देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म से लेकर के जो स्वतंत्रता होगा ये किस अनुच्छेद में है, तो ये देखिए दोस्तों कितना है, आर्टिकल 25 से 28, यानी 25 to 28, ये है आपका धार्मिक स्वतंत्रता। उसके बाद क्या है, देखिए शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार। देखिए, शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार कितना है, आर्टिकल 19 से 30 के बीच है। कितना है, आर्टिकल 19 से 30। और लास्ट जो है छठा अधिकार, और ये छठा अधिकार कितना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जिसे क्या, जो संविधान का उपचार होता है, संविधान का जैसे कुछ आपका अमेंडमेंट करना है, तो ये क्या आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में, आर्टिकल 32 में है। किस में है, 32 में। तो ये देखिए क्या है, देखिए संवैधानिक उपचारों का ही जो आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहे थे, संविधान का आत्मा या हृदय कहा था। संविधान का आत्मा या संविधान का हृदय किसे कहते हैं, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहते हैं, आपका संविधान का आत्मा कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, बारी बारी से देखते हैं हम लोग। देखते हैं सबसे पहले क्या है, हमने अभी बताए थे कि मौलिक अधिकार कितना से कितना है आपका, मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद है वो दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। क्या है आपका, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जितने भी हम पढ़ेंगे वो सारे क्या आपका मौलिक अधिकार के बारे में है। और आपका अगर अनुच्छेद 36 से 51 तक अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, आपका DPSP होता है। क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन देखिए आपका मौलिक अधिकार में कितना है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल जो है वो क्या है, मौलिक अधिकार है। तो पहले अनुच्छेद 12 देखते हैं, क्या देखते हैं, अनुच्छेद 12। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। जो आपका राज्य है, राज्य की परिभाषा है, क्या है आपका, राज्य की परिभाषा। डायरेक्ट आता है क्वेश्चन कि अनुच्छेद 12 किससे संबंध है, अनुच्छेद 12 किससे संबंध है, तो क्या कहेंगे, ये राज्य की परिभाषा है। इसमें अनुच्छेद 12 में क्या है आपका, राज्य की परिभाषा के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका अनुच्छेद 12। देखिए दोस्तों, राज्य की परिभाषा, इसका मतलब भी आपको कुछ समझ के रखना होगा। देखिए, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आपका क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले नंबर राज्य के अंतर्गत भारत सरकार आएंगे। क्या आएंगे, भारत सरकार। और संसद भी आएगा। क्या आएगा, देखिए राज्य की जो परिभाषा है उसमें आपका सबसे पहला नंबर क्या आएगा, पूरा भारत सरकार आएंगे। संसद आएंगे, संसद क्या, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिला करके संसद होते हैं। संसद यानी पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तीनों को अगर मिला देंगे तो उसे संसद कहते हैं। तो देखिए संसद आएंगे, तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार, राज्यों में से क्या, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, राज्य का परिभाषा के अंतर्गत आपका
वे तमाम चीज़ें जो भारत के अंतर्गत है, भारत सरकार के अंतर्गत है, यानी संसद होगा, फिर आपका क्या होगा, राज्यों के प्रत्येक राज्य सरकार होंगे, विधानमंडल होंगे, और भी जो भारत के राज्य क्षेत्र में जो जो आपका भारत सरकार के कंट्रोल में है वो सारे क्या राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। अब देखते हैं अनुच्छेद 13, क्या देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 13। देखिए अनुच्छेद 13 बोल रहा है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है। कहने का मतलब इसे कहते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन, यानी कि अनुच्छेद 13 आपका बताएगा कि राज्य कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार को क्या हो, हनन हो, अन्यथा क्या वो आपका वो मौलिक अधिकार में आपका कोई कानून नहीं बना सकता है। यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो, कहने का मतलब जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं 6, उनमें अगर किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए, अगर उनमें किसी प्रकार की कमी हो रहा है तो वो राज्य वैसा कोई कानून नहीं बनाएगा। तो देखिए आगे क्या बोल रहा है कि न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार इस अनुच्छेद को माना जाता है। जो न्यायिक पुनर्वलोकन है, न्यायिक जो न्याय का जो पुनर्वलोकन फिर से अवलोकन किया जाता है, ये किस पर है आपका, इसी अनुच्छेद को माना जाता है। किसको, अनुच्छेद 13 को। तो हमें मेन क्या पढ़ना है, देखिए अभी हमने पढ़े थे 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 क्या था आपका, समानता का अधिकार था। क्या था, समानता का अधिकार था। तो देखिए पहला अनुच्छेद हम स्टार्ट करते हैं, क्या अनुच्छेद 14, क्या स्टार्ट करते हैं 14। देखिए अनुच्छेद 14 क्या बताता है, अनुच्छेद 14 आपको बताता है विधि के समझ समानता, यानी इक्वलिटी ऑन लॉ। कहने का मतलब आपका विधि के समझ समानता, कानून के समझ समानता, यानी कानून से आपको क्या कहा जाए, सबको समान माना गया, किसी को भेदभाव नहीं। अच्छा, कानून के समझ समानता कहाँ से लिया गया दोस्तों, याद रखिएगा, ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो देखिए क्या है, देखिए क्या होता है अनुच्छेद 14 क्या बोल रहे हैं हम नोट में, 1 लाख तक आमदनी वाले, 1 लाख तक आमदनी मतलब क्या, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन वाले परिवार के लिए निःशुल्क सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाएगा। यानी ये क्या बोल रहा है, ये आपका नोट में थोड़ा सा याद रखिएगा, 1 लाख तक आमदनी, जिसका 1 लाख तक इनकम है और वो भी क्या होना चाहिए, बीपीएल वाले होने चाहिए, को निःशुल्क सरकारी वकील, फ्री ऑफ कॉस्ट में सरकारी वकील क्या उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखिए, तो हमने देख लिया अनुच्छेद 14। अब हमको देखते हैं क्या अनुच्छेद 15, क्या देखेंगे, अनुच्छेद 15। देखिए अनुच्छेद 15 अब क्या बताता है, देखिए आपका अनुच्छेद 15 बताता है क्या, अनुच्छेद 15 में वर्णन है जाति, देखिए जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र व संस्कृति या नस्ल के आधार पर कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये बहुत बार आता है दोस्तों, रिपीटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए अनुच्छेद 15 आपको बताता है कि जाति से किसी को भेदभाव नहीं करेंगे, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, ये स्त्री पुरुष या फिर आपका क्षेत्र या संस्कृति के विशेष पर आपका क्या कोई भेदभाव नहीं करना है। ये अनुच्छेद 15 में आपका वर्णन है। ये आपको ये सभी से आपको क्या सरकार अधिकार दिलाती है कि आपको इसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र व संस्कृति नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये आपको अधिकार दे रखा है। देखिए अनुच्छेद क्या, देखिए 15 का देखिए 15 का 3 क्या बोल रहा है, राज्य महिलाओं, क्या बोल रहा है, राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। देखिए क्या बोल रहा है, अगर अनुच्छेद 15 में तभी देखिए क्या था, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र, संस्कृति के आधार पर क्या कोई भेदभाव नहीं। फिर देखिए इसके 15 का 3 क्या बता रहा है कि राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। क्या, राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। फिर देखिए 15 का 4, आर्टिकल 15 का 4 बताता है क्या, ये आपका आरक्षण के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, आरक्षण। और इसका आर्टिकल कितना है, 335, कितना 335। तो इसमें क्या होता है, देखिए आरक्षण किसको किसको मिलेगा, एक तो आपको सामाजिक पिछड़ेपन को मिलेगा, जो सामाजिक रूप से पिछड़ेपन है, और एक शैक्षणिक पिछड़ेपन है। कहने का मतलब जो शिक्षा के क्षेत्र से पिछड़े हैं या फिर कोई सामाजिक के क्षेत्र से पिछड़े हैं, तो ये इसका किस में वर्णन है, अनुच्छेद 15 के 4 में वर्णन है। किस में है, अनुच्छेद 15 के 4 में वर्णन है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 15 में डायरेक्ट आता है कि धर्म, जाति या लिंग ये सबसे अधिकार किस आर्टिकल में वर्णन है। तो ये किस में था, आर्टिकल 15 में था, अनुच्छेद 15 में था। अब देखते हैं अनुच्छेद 16। देखिए अनुच्छेद 16 में क्या बोल रहा है, लोक नियोजन। देखिए नियोजन कहने का मतलब है पब्लिक, आपका जो आपको जॉब वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये हो गया आपका लोक नियोजन व सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, समान इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा।
जितना उनको मिलेगा उतना आपको भी मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 16 आपके लिए क्या बोल रहा है, लोक नियोजन, जहाँ पे आपको कहीं पोस्टिंग किया जाएगा वहाँ पे या फिर सरकारी नौकरियों में आपको समान अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसको ज़्यादा अवसर मिला है और आपको कम मिला। तो ये क्या अनुच्छेद 16 बताता है, क्या, लोक नियोजन व सरकारी नौकरियों में समान अवसर। आर्टिकल 16 का 3 क्या बोल रहा है, देखिए आर्टिकल 16 का 3 आपको बताता है कि सरकार निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकती है। जैसे निवास स्थान किसी के है तो उसके आधार पर किसी को ज़्यादा आरक्षण मिल रहा होता है, तो निवास स्थान पर भेदभाव कर सकती है कौन, राज्य सरकार कर सकती है। फिर देखिए अनुच्छेद 16 के 4 में क्या बोल रहा है कि 15(4) का विवरण होगा। इसमें भी क्या होगा, 15(4) का विवरण, जो आपका वहाँ मूल अधिकार जो मिल रहा था, क्या अधिकार, आरक्षण का मिल रहा था, एक आपका सामाजिक पिछड़ेपन और एक शैक्षणिक पिछड़ेपन के लिए, तो ये आरक्षण आपको यहाँ भी मिलेगा। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 16 से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या आता है कि लोक नियोजन व सरकारी नौकरी यानी नियोजन के समान अवसर, नियोजन में समान अवसर किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 16 में है। किस में है, अनुच्छेद 16 में है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 17। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा है अनुच्छेद 17 कहने का मतलब आर्टिकल 70 आपका छुआछूत से है, किससे है, अस्पृश्यता से है। किससे, आपका अस्पृश्यता से। तो इसको याद रखिएगा, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत जो है वो किस में है, आपका आर्टिकल 17 में है। किसमें, अनुच्छेद 17 में। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कुछ अधिनियम बनाए गए थे और ये अधिनियम काफ़ी एग्जाम में आता है। देखिए 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित किया गया था। देखिए दोस्तों पूछेगा कि आपका अस्पृश्यता निवारण एक्ट, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1955 में किया गया था। कब किया गया था, 1955 में। लेकिन देखिए 1976 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या हो, 1976 में इस कानून में सुधार किया गया और 1989 में इसका नाम क्या दिया गया, देखिए 76 में कानून में सुधार किया गया और 89 में नाम क्या दिया गया, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम। देखिए इसी क्या आ गया, इसका नाम चेंज हो गया, SC/ST अधिनियम बनाया गया। क्या बनाया गया, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम पारित किया गया। कब, 1976 में चेंज करके 1989 में इसको लागू कर दिया गया। तो ये था आपका, याद रखिएगा, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया, 1955 में। 1976 में इसका कानून में क्या सुधार किया गया और क्या, अनुसूचित जाति और जनजाति निवारण अधिनियम कर दिया गया। ये था अनुच्छेद 17। अब देखते हैं अनुच्छेद 18। देखिए अनुच्छेद 18 आपका क्या बताता है, उपाधियों का अंत। कहने का मतलब क्या है, आपका जो उपाधि मिला है वो क्या, आप कहीं से भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आप बिना किसी के कोई सम्मान, बिना किसी राष्ट्रपति के आदेश के आप कोई भी पुरस्कार स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये था आपको क्या, उपाधियों का अंत होता है। ये क्या होता है, आपका उपाधियों का अंत। यानी आप इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि आप विदेशी राज्यों से बिना राष्ट्रपति के अनुमति के आप कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते। ये था आपका अनुच्छेद 18। देखिए दोस्तों 18 का 2 आपका बताता है, 18 का 2 आपको क्या बता रहा है, देखिए आर्टिकल 18 का 2 बताता है कि विदेशी उपाधि प्राप्त करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी आवश्यक है। देखिए विदेशी वही बताया कि कोई भी आप विदेश से उपाधि धारण कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको राष्ट्रपति से सलाह लेना सख्त आवश्यक होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं किसमें, आर्टिकल 19 में। देखिए किसमें आते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 19 में। तो देखिए अनुच्छेद 19 में क्या है, 19 का ए देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 19 का ए। ये क्या है, आपका वाक एवं अभिव्यक्ति संबंधी स्वतंत्रता। कहने का मतलब बोलने का अधिकार। किसे क्या दिया है दोस्तों, वाक मतलब होता है संवाद करना, यानी बात करना। तो देखिए विचार एवं अभिव्यक्ति संबंधी स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति संबंधी स्वतंत्रता किसमें है, अनुच्छेद 19 का ए में है। किसमें है, आपका 19 का ए में। तो देखिए यहीं पे एक और आता है 19 का ए में, क्या है दोस्तों, प्रेस का स्वतंत्रता। देखिए प्रेस का व मीडिया का सूचना, देखिए प्रेस व मीडिया व सूचना के अधिकार को इसी के अंतर्गत शामिल किया गया। बहुत बार आया कि प्रेस का स्वतंत्रता किसमें है, तो 19 का ए में है। किसमें है, 19 का ए में है। और एक चीज़ और देख लीजिएगा दोस्तों, सरकार के 3 अंग होते हैं। आपका कौन कौन से होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका को कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव और कार्यपालिका को क्या कहते हैं, मेंबर्स ऑफ ये एग्जीक्यूटिव, और उधर का आपका जुडिशियरी, न्यायपालिका को क्या कहते हैं, जुडिशियरी। फिर से देखिएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को आप क्या कहेंगे, लेजिस्लेटिव बोल सकते हैं। फिर आपका कार्यपालिका को क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटिव कहेंगे, और जुडिशियरी क्या कहेंगे, न्यायपालिका को। लेकिन चौथा अंग होता है दोस्तों, सरकार का चौथा अंग माने जा रहे हैं, वो कौन है, मीडिया है। कौन है,
मीडिया। मीडिया को क्या कहा जाता है? सरकार का चौथा अंग कहा जाता है। तो चलिए, तो हम लोग देख लिए 19 का ए क्या था आपका? विचार एवं अभिव्यक्ति यानी वाक स्वतंत्रता, यानी कुछ बोलने का अधिकार जो दिया गया वो क्या है आपका? अनुच्छेद 19 में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं 19 का ए ये था। अगर 19 का बी का बात किया जाए तो अनुच्छेद देखिए 19 का बी क्या है आपका? शांतिपूर्ण। देखिए 19 का बी क्या बता रहा है दोस्तों? शांतिपूर्ण निरायुध तरीके से सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। देखिए 19 का बी बोल रहा है कि आप कहीं भी शांतिपूर्ण से सभा या सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता है। किसके तहत है? अनुच्छेद 19 के तहत। अभी दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? 14 से 18 हमने पढ़ लिया, समता और समानता का अधिकार। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे हैं। 19 से 22 तक पढ़ेंगे क्या दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। तो 19 का ये हमने देख लिया। 19 का ये क्या बता रहा था आपको? वाक एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, बोलने का स्वतंत्रता। 19 का बी क्या है? शांतिपूर्ण निरायुध तरीके से सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता। अब देखिए 19 का सी क्या बताता है? 19 का सी आपको बता रहा है कि संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब आप कहीं भी आप संघ बना सकते हैं, आप यूनिटी बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, ये आपको क्या? स्वतंत्रता है। आपका मौलिक अधिकार में ये क्या आपका अधिकार दे रखा है। फिर देखते हैं 19 का डी। देखिए 19 का डी, 19 का डी का कहना क्या है कि निवास करने की स्वतंत्रता। आप राज्य के, आप देश के किसी भी राज्य में निवास कर सकते हैं। अपवाद में क्या था? पहले जम्मू कश्मीर था क्या, वहाँ पे अनुच्छेद 370 था, लेकिन दोस्तों ये भी अब हट गया। देखे होंगे आपका कि 5 अगस्त 2019 को इसका भी आपका वहाँ का हटाने के पारित बिल पास हो गया था, यानी आप जम्मू कश्मीर में भी 370 हट गया। तो अब आप क्या हो गया? आप निवास किसी भी राज्य में आप कर सकते हैं। तो ये आपका किस में है? अनुच्छेद 19 का डी में है। आगे देखते हैं 19 का ई क्या बताता है। देखिए 19 का ई बोल रहा है घूमने फिरने की आवश्यकता। कहने का मतलब आपको स्वतंत्रता बोलेंगे कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, देश के किसी भी कोने में आप कहीं भी घूम सकते हैं। ये आपका क्या? मौलिक अधिकार है। किसके तहत? 19 ई के तहत। आगे देखते हैं क्या है। देखिए 19 का एफ नहीं है दोस्तों, 19 का एफ नहीं है। 19 का एफ को हटा दिया गया, वो संपत्ति का अधिकार था, उसे क्या किया गया? हटा दिया गया। देखिए अब 19 का जी आते हैं। 19 का जी, देखिए 19 का जी क्या है? वृत्ति व उपजीविका के लिए व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब अपने जीविकोपार्जन करने के लिए आप कहीं भी जाकर के व्यापार या कारोबार कर सकते हैं, कहीं भी आप बिजनेस कर सकते हैं। तो ये था आपका आर्टिकल 19 का जी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 20। क्या देखेंगे? अनुच्छेद 20। देखिए आर्टिकल 20 क्या बता रहा है? अपराध व दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर आप कोई अपराध किए हैं तो या फिर आप दोष सिद्धि उसके संबंध में आपको संरक्षण है। कहने का मतलब आप अपराध किए हैं तो उसमें भी आपको क्या अधिकार दिया गया है? क्या दिया गया आपका? उसमें भी अधिकार दे रखा है। तो देखिए दोष सिद्धि के लिए भी आपको अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है कि कहने का मतलब इसमें आपको तीन तरीके से आपको अपराध में दोष सिद्धि के लिए अधिकार दिया गया है। पहला नंबर क्या दिया हुआ है कि आपको तब तक कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं समझेगा जब तक कि आप क्या कोई अपराध किए हों। दूसरा क्या है कि आपको अगर आप कोई अपराध कर लिए हैं, अगर आप कोई अपराध कर लिए हैं तो आपको एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, यानी दोहरी क्षति आपको नहीं होगा। और दूसरा तीसरा क्या है आपका? स्व अभिशंसन करना। कहने का मतलब स्व अभिशंसन नहीं, यानी किसी अपराध के लिए अगर अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। कहने का मतलब अपने ही विरुद्ध आपको ये गवाही देने का जरूरत नहीं कि मैं खुद अपराध हूँ। तो ये चीज़ आपको अधिकार दे रखा है किसमें? अनुच्छेद 20 में दिया है। तो देखिए क्या है, फिर आते हैं आर्टिकल 21 में। देखिए दोस्तों आर्टिकल 21 बहुत ही अच्छा है आपका, ये बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए आर्टिकल 21 बताता है कि प्राण एवं दैहिक संबंधी स्वतंत्रता। देखिए प्राण एवं दैहिक, देखिए दैहिक मतलब आपका शरीर है ना। तो देखिए प्राण यानी जीने का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 21 में है। किसमें है? आर्टिकल 21 में है। तो देखिए क्या होता है, और आर्टिकल 21 में क्या होता है? एक मनपसंद शादी करने का। देखिए दैहिक का वो भी है आपका, तो दैहिक अधिकार वो भी है। देखिए यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुके थे दोस्तों 2018 में। क्या आया था कि मनपसंद शादी करने का अधिकार, मनपसंद शादी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो उसमें हमको टेंशन नहीं लेना है। क्या देखेंगे दोस्तों कि प्राण एवं दैहिक मतलब आपका बॉडी का स्वतंत्रता है, तो वो किस में आएगा? अनुच्छेद 21 में। तो चुपचाप से क्या मार देंगे? आर्टिकल 21।
चलिए नोट में देखते हैं क्या। देखिए, विश्व में इच्छा मृत्यु का अधिकार नीदरलैंड के नागरिकों को प्राप्त। देखिए, इच्छा मृत्यु करने का मतलब जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित है, उसको इच्छा मृत्यु चाहिए, यानी वो ज़्यादा तड़प के नहीं मरेगा, तो क्या होगा, ये उसको इच्छा मृत्यु दे दिया जाता है। तो सिर्फ बीमारों को ये कहा नीदरलैंड के नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन देखिए, अनुच्छेद 21 में राइट टू डाई अधिकार नहीं है। कहने का मतलब है आर्टिकल 21 आपको जीने का अधिकार दे रखा है दोस्तों, लेकिन मरने का अधिकार नहीं दिया है। आप मरने का अधिकार को आर्टिकल 21 में नहीं जोड़ सकते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए, तो ये था आपको आर्टिकल 21। लेकिन एक और क्या है दोस्तों, आर्टिकल 21 का एक क है। क्या है आर्टिकल 21 का क? तो वो हम अभी आगे देखते हैं। देखिए क्या होता है। एक आपका देखिए, आर्टिकल 21 के क क्या बताता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा जो होगा वो निःशुल्क की व्यवस्था की जाए। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क दिया जाए। किसने बच्चों को? 6 साल से 14 साल के बच्चों को। किस में वर्णन है? आर्टिकल 21 के क में। अच्छा, ये कब लागू किया गया था? देखिए दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन 2002 को, 86वें 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 को ये पारित किया गया। और ये दोस्तों मूल कर्तव्य में भी जोड़ा गया। जो मूल कर्तव्य का एक लास्ट का जो 11वां जो मूल कर्तव्य है वो हम पढ़ेंगे, उसमें भी यही चीज़ किया है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या किया गया था, जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, उसे ऐड किया गया था। किसमें? मूल कर्तव्य में। तो हम लोग उसको भी अभी आगे पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ क्या देखिए, अनुच्छेद 21 के क में क्या है, संविधान, ये बच्चे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या निःशुल्क शिक्षा है। किस में जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। अब देखते हैं आर्टिकल 22। क्या देखते हैं दोस्तों? आर्टिकल 22। देखिए, आर्टिकल 22 क्या बोल रहा है, कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी व क्या बोल रहा है, निरुद्ध के संबंध में संरक्षण। आपको क्या बोल रहा है कि गिरफ्तारी से संबंधित आपको किसमें अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 22 में दिया गया। क्या दिया गया? अनुच्छेद 22 में। कहने का मतलब है, आप अगर किसी व्यक्ति को अगर कोई गिरफ्तार करता है तो उसे सबसे पहले कारणों से परिचित कराया जाएगा। क्या कारण? कि आपको किस गुनाह के लिए, किस अपराध के लिए यहाँ पे आपको लाया गया, गिरफ्तार किया गया। तो ये आर्टिकल 22 में दोस्तों, आर्टिकल 22 में क्या है, आपको किसी गिरफ्तारी के बारे में आपको संरक्षण दिया गया। देखिए, कोई भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसमें आर्टिकल 22 के तहत उसे ये अधिकार दिया गया कि हमको आखिर किस लिए गिरफ्तार किया गया है, तो वो उसकी जानकारी ले सकता है कि हमको क्यों, किस अपराध के लिए हमको क्या गिरफ्तार किया गया। और क्या होता है दोस्तों इसमें कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर भी लिया गया है तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अगर उसे नहीं किया गया 24 घंटे के अंदर तो क्या होगा दोस्तों, उसका मौलिक अधिकार का हनन होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें एक्स्ट्रा टाइम जैसे जाने का समय ये सब उसमें ऐड नहीं होंगे। कहने का मतलब 24 घंटे से अधिक वो थाना में बंद किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके नहीं रख सकता। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक है आपका, अगर वो रिमांड पे आपको अगर रखा है, पूछताछ के लिए रखा है तो वो रख सकता है। लेकिन अगर गिरफ्तार करके ले गया है और अगर गिरफ्तारी के बाद अगर 24 घंटे के अंदर आपको अगर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया तो वो आपका मौलिक अधिकार का हनन है और आप उसके विरुद्ध आप ये केस दर्ज कर सकते हैं। तो ये हम क्या सीखे, आर्टिकल 22 में हमने सीखे कि गिरफ्तारी के संबंध में आपका अधिकार दिया है। कोई भी व्यक्ति आपको अगर गिरफ्तार करता है, अगर कोई थाना, तो आपको गिरफ्तार होने का कारण यानी अपराध का कारण से परिचित कराया जाएगा। और अगर आपको गिरफ्तार कर भी लिया गया तो आपको 24 घंटा के अंदर वो आपको क्या निकटतम न्यायाधीश के समक्ष आपको प्रस्तुत करेगा। चलिए, तो अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 23। क्या देखते हैं? अनुच्छेद 23। देखिए, आर्टिकल 23 आपका क्या बताता है, मानव के साथ। देखिए अभी अब आगे कहाँ, आर्टिकल 23 से 24 क्या था आपका, ये था आपका आर्टिकल 23 से 24 आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार था। अभी स्वतंत्रता हमने देखे, अब क्या देखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए आर्टिकल 23 में क्या होता है, मानव के साथ दुर्व्यवहार करना, मानव के साथ दुर्व्यवहार व बलात् श्रम का निषेध इसी में है। किसमें? आपका आर्टिकल 23 में है। मानव के साथ दुर्व्यवहार करना क्या है आपका, आर्टिकल 23 में वर्णन है। तो याद रखिएगा, मानव के साथ दुर्व्यवहार करना या बलात् श्रम करना क्या है आपका, अनुच्छेद 23 का हनन है। आगे देखते हैं क्या, आर्टिकल 24। देखिए 23 से 24 में था क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखिए आर्टिकल 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ बार बार क्वेश्चन आते हैं कि बाल श्रम का निषेध। कोई भी व्यक्ति 14 वर्ष से कम बाल
आयु के लोगों को किसी भी उद्योग धंधों में काम पर नहीं लगा सकते हैं। वो क्या है, उसका मौलिक अधिकार दे रखा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे कोई काम नहीं करेंगे। तो ये था आपका आर्टिकल 24, बार बार रिपीट होता है दोस्तों आर्टिकल 24, तो याद रखिएगा आर्टिकल 24 क्या है आपका, ये बाल श्रम बोल सकते हैं कि लोगों को आप काम पर नहीं रख सकते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल क्या, आर्टिकल भी देखेंगे 25 से 28, क्या देखेंगे आर्टिकल 25 से 28। ये क्या है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है आपको, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है किसमें, आर्टिकल 25 से 28। तो देखते हैं, देखिए अनुच्छेद 25 क्या बताता है आपका, अनुच्छेद 25 बताता है क्या, आपका आर्टिकल 25 बता रहा है क्या, धार्मिक अंतःकरण या अबाध रूप से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। देखिए दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता कहने का मतलब है आप कोई भी धर्म को अबाध रूप से आप क्या मान सकते हैं, कोई भी धर्म हो आप मान सकते हैं, कोई भी आपको उसमें रोक टोक नहीं है। तो आर्टिकल 25 आपको क्या बताता है, आपको धार्मिक स्वतंत्रता देता है, आप भारत में कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। आर्टिकल देखते हैं 26, क्या देखेंगे 26, देखिए धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आप धार्मिक कार्यों को मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप प्रबंधन कर सकते हैं, ये प्रबंधन करने का भी स्वतंत्रता आपको दिया गया। किसके तहत दिया गया आपको, धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद आर्टिकल 26 के तहत। क्या है, अनुच्छेद 26 के तहत आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दिया गया है। अगर अनुच्छेद 27 की बात किया जाए, अनुच्छेद 27 की बात किया जाए तो क्या है, देखिए अनुच्छेद 27 में दिया गया धार्मिक उद्देश्यों से दिया गया दान कर मुक्त होगा। कहने का मतलब अगर आपका अनुच्छेद 27 में देखा जाए तो धार्मिक उद्देश्य से जो दिया गया दान होता है वो कर मुक्त होगा। कहने का मतलब जो भी कोई दान देगा उसमें किसी को टैक्स नहीं देना होगा। कहने का मतलब अगर मेरे पास एक मंदिर है और उस मंदिर में बहुत कुछ दान कर रहे हैं तो ये जितना भी इनकम होगा वो उसमें टैक्स फ्री होगा। कहने का मतलब कर मुक्त होगा, यानी टैक्स हमको देने की जरूरत नहीं। ये किस में वर्णन है दोस्तों, अनुच्छेद 27 में वर्णन है। किस में है, अनुच्छेद 27 में। आगे देखते हैं क्या अनुच्छेद 28 का, अनुच्छेद 28 क्या बताता है कि राजकीय शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निर्देश है। देखिए आपका गवर्नमेंट शिक्षण जो भी होंगे वहाँ पे क्या धार्मिक शिक्षा आप नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ धर्म के बारे में पढ़ाया होगा। क्या होगा, सिर्फ धर्म के बारे में आप किसी को पढ़ा नहीं सकते। तो ये क्या था आपको, ये था अनुच्छेद 28 के तहत। क्या था, अनुच्छेद 28 में ये वर्णन किया गया है। अब देखते हैं आर्टिकल 29, क्या देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 29। देखिए आर्टिकल 29 क्या बताता है, अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा, अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा भाषा लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया है। अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा भाषा लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया है। तो ये आपका आर्टिकल किस में है, ये आपका आर्टिकल 29 में है। नोट में क्या दिया है, देखिए भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा का उल्लेख नहीं किया गया। देखिए अल्पसंख्यक जो शब्द है इसका कहीं भी उल्लेख, इसका परिभाषा का उल्लेख नहीं किया गया। कहाँ पे, संविधान में कहीं भी। अब देखते हैं आर्टिकल 30, क्या देखेंगे, अनुच्छेद 30। देखिए अनुच्छेद 30 क्या बताता है आपका, अनुच्छेद 30 क्या बताएगा कि शिक्षण संस्थाओं, क्या शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखिए शिक्षण संस्थान होगा या फिर आपका की स्थापना या प्रशासन करने में क्या होगा, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दे रखा है। तो ये क्या था आपको, अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा अपने पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना किया जा सकता है। ये अधिकार किसको दिया गया, जैसे मदरसा स्कूल होता है, ये सब क्या अनुच्छेद 30 में उन लोगों का वर्णन किया गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 32। देखिए अनुच्छेद किस में देखते हैं, 32। ये क्या है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जिसे भीमराव अम्बेडकर क्या कहते, संविधान का आत्मा कहते, इन्हीं को कहते, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही क्या कहते, संविधान की आत्मा कहते। इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार का रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। और ये 5 प्रकार की रीट किसको जारी करेगा, हाई कोर्ट में जारी करेगा। हाई कोर्ट किसको रीट जारी करती है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को करती है, यानी अधीनस्थ न्यायालय को करती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए क्या है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, क्या है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राज्य उच्च न्यायालय, क्या है, राज्य उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 6 प्रकार की रिट जारी करता है। देखिए अनुच्छेद 226 के तहत क्या होता है, राज्य आपका उच्च न्यायालय जो होता है हाई कोर्ट, वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए क्या करता है, आपको रिट जारी करता है।
तो ये था आपका रीट। और देखिए पांच कितना 6 प्रकार के जो भी आपका रीट है और वो रीट क्या है। तो देखिए 5 प्रकार के जो रीट है वो क्या है। सबसे पहला नंबर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं हेवियस कॉर्पस। क्या कहते हैं, हेवियस कॉर्पस। और ये क्या होता है आपका हेवियस कॉर्पस, किन्हीं को क्या करता है, इसके द्वारा अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो गिरफ्तार में उसको न्यायालय के समक्ष क्या प्रस्तुत करने का आदेश देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर न्यायालय किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो उसे क्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। तो ये था आपका आर्टिकल क्या 32 के जो रीट है, रीट नंबर 1 जो रीट जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या दोस्तों, प्रमादेश। क्या है आपका प्रमादेश। इसे क्या कहते हैं, प्रमादेश को कहते हैं मैंडामस। क्या कहते हैं, मैंडामस। मैंडामस क्या होता है आपको, प्रेमादेश। क्या होता है, परमादेश। और ये क्या होता है, इसमें आदेश दिया जाता है। क्या आदेश दिया जाता है कि न्यायालय को यदि अगर लगता है कि कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी न्यायालय या निगम अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, जो उसको लायबिलिटी दिया गया है अगर उसको पारित नहीं कर रहा है, तो क्या करता है इसमें सुप्रीम कोर्ट उनको क्या करता है, आपको परमादेश कुछ आदेश देता है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, यानी उसको रोक लगाया जाता है। ये है आपका क्या परमादेश। फिर आगे देखते हैं क्या है, तीसरा क्या प्रतिषेध या फिर निषेध कहते हैं, रोक लगाना। क्या करना, प्रतिषेध करना। और इसको क्या कहते हैं, तो प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स क्या होता है, रोकना, मना करना। क्या होता है, रोकना। इसमें क्या होता है कि किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा अगर किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा अगर अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हाई कोर्ट कुछ ज़्यादा ही कुछ कर रहे हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट उसको क्या वो चीज़ करने से रोकते हैं, प्रोहिबिशन करते हैं। तो ये क्या है आपका प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। आगे देखते हैं क्या है, आगे आपका उत्प्रेषण है। क्या है आपका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को कहते हैं सर्सियरी। क्या कहते हैं आपका सर्सियरी। अब सर्सियरी क्या करता है, ये भी आपका एक सहायक रिट है जो क्या करता है उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा, उच्चतम या उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जो अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हैं। कहने का मतलब जो अपना क्षेत्र जितना उनको अधिकार दिया गया उनका अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो आपका उत्प्रेषण जारी किया जाता है। उत्प्रेषण रीट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें क्या करता है, उन अधिकारियों को पर कार्रवाई के लिए कहा जाता है कि आप इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। फिर एक होता है अधिकार परीक्षा, जो 5 नंबर का है वो क्या आपका अधिकार परीक्षा। इसको कहते हैं क्यू वारंटो। क्या होता है, क्यू वारंटो। इसमें क्या करता है दोस्तों, देखिए इसमें क्या होता है कि न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा इसे क्या करता है, अगर इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकने के लिए जारी किया जाता है। कहने का मतलब अगर कोई सार्वजनिक कार्यालय को कोई अगर उसको अगर अपना कब्जा में लेना चाहता है तो उसे रोकने के लिए क्या करता है, आपको ये वारंट जारी किया जाता है। तो ये था आपका। एक और छठा क्या है आपका अंतरिम राहत। क्या होता है, इसे इंजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंजेक्शन। अंतरिम राहत क्या होता है, ये अंतरिम राहत दिया जाता है। ये आपका क्या मेन रूप से 5 ही रिट जारी करते हैं, लेकिन ये आपका छठा क्या है, अंतरिम राहत। अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए अब क्या, देखिए अनुच्छेद आपका है 356। देखिए अनुच्छेद 352 बताए थे राष्ट्रीय आपात होता है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन होता है जो आपातकाल की घोषणा की जाती है, और आपका 360 वित्तीय आपात होता है। क्या बोल रहा है, जब देश में क्या होता है, जब देश में आपातकाल की स्थिति आ जाए, जब देश में क्या आ जाए, आपातकाल की स्थिति आ जाए, तो सर्वप्रथम जो आर्टिकल 19 जो आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ये क्या होता है, आपको निलंबन हो जाता है। क्या होता है, निलंबन हो जाता है। आप कहीं घूम नहीं सकते हैं, ये सारा चीज़ आपको क्या होता है, उसमें आपको रोक लगा दिया जाता है। तो ये आपका आर्टिकल क्या, यह आपातकाल की स्थिति में आपका क्या होता है, अनुच्छेद 19 आपका क्या, आपका अनुच्छेद 19 पर निलंबन लग जाता है। तो ये था आपका। अब क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे क्या, नीति निर्देशक तत्व। क्या देखेंगे, नीति निर्देशक तत्व। और ये नीति निर्देशक तत्व हमने अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।